सो अज आप हुण स्टार्ट करना वा नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो कंसैप्ट है, इस दी हेल्प दे नाल भी असी काफ़ी प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व कर सकते हैं जो साडे सामने डिफरेंट फिनोमिना हो रहे हैं, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बट जो गल ये बारे समझन दी है वो की है कि इत्थे एक टर्म आएगी सिस्टम। सिस्टम की हो सकता, सिंगल पार्टिकल भी हो सकता, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकते, सिंगल बॉडी भी हो सकती, नंबर ऑफ बॉडीज भी हो सकती है ना, विच आर अंडर ऑब्जर्वेशंस एट ए टाइम। तो हुण बेटा सिस्टम किसी भी प्रॉब्लम च सिस्टम किसनू मनना वा, किसी भी प्रॉब्लम च सिस्टम किसनू मनना वा, वो डिपेंड करेगा कि असी जो कंक्लूजन ते पहुंचना वा ਉਹਦੇ बिहाफ ते ਅਸੀਂ ये सारा कुछ सिस्टम मानते हैं। और ਇਹਦੇ ਲਈ सब तो पहली गल ਜਿਹੜੀ याद होनी चाहिए है सानू कि सिस्टम ਦਾ मतलब सिंगल पार्टिकल, सिंगल बॉडी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ बॉडीज हो सकता वा, है ना। ये गल माइंड च रखनी। नाउ हुण बेटा अगर तुहाडे सामने एक सिस्टम है जो सिर्फ दो पार्टिकल्स तो बने हुआ, ठीक है। तो अगर साडा सिस्टम दो पार्टिकल्स तो बने हुआ, ठीक है, तो एक गल तो क्लीयर है कि ये जिहड़े सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये एक दूसरे ते की करनगे, फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो अगर मान लो असी कहने कि सैकेंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल ते फोर्स लगा रहा, ते अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ फर्स्ट पार्टिकल भी सैकेंड ते फोर्स लगाएगा। तो ये फोर्स फर्स्ट ते लगाई गई सैकेंड द्वारा, ये सैकेंड ते फर्स्ट द्वारा, ठीक है पुत्र। तो जदों असी दोनों नूं मिला के सिस्टम मनांगे तो आ दोनों फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस च काउंट होणगियां। क्लियर है। मान लो हुण गल नूं समझियो, मान लो आ एक फोर्स लग रही है किहदे ते, हाँ सिस्टम दे पहले पार्टिकल ते। लगा कौन रहा वा, बाहरों कोई, है ना। और आ एक फोर्स लग रही है सिस्टम दे सैकेंड पार्टिकल ते। लगा कौन रहा, बाहरों कोई लगा रहा, ठीक है। तो
इत्थे बेटा ये जो ग्रीन है, ग्रीन फोर्सेस है, ये तां कंसिडर हो रही इंटरनल फोर्सेस, है ना, और ये जो रेड वालियां वा ये कंसिडर हो रही एक्सटर्नल फोर्सेस। हुण एक गल बड़ी क्लियर है कि जो इंटरनल फोर्सेस है उन्हां दा सम हमेशा जीरो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो नेट इंटरनल फोर्स हर सरकमस्टांसिस च जीरो होनी है, बट जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उन्हां दा सम जीरो हो भी सकता वा, नहीं भी हो सकता। तो एक्सटर्नल फोर्सेस हमेशा जीरो होन जरूरी नहीं है, बट इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा जीरो होएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस का सम जीरो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। और एफ एक्सटर्नल फोर्स है तो इट एफ में बी जीरो और नॉट, या नहीं, नॉन जीरो है। तो अगर एफ जीरो है, अगर एफ जीरो है, देन ताकि होएगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर नेट फोर्स जीरो है, तो उस केस दे विच जो सिस्टम है उसकी टोटल मोमेंटम कांस्टेंट आएगी, कांस्टेंट आएगी, कांस्टेंट रहेगी। इसनू मैं दोबारा भी समझाना तुहानू। देखो हुण तुसी अगर इसे डिस्कशन नू देखना शुरू करो तो देखो इस वक्त गल नू समझण लई असी सिस्टम किन्ने पार्टिकल्स का अज्यूम किया, दो दा, और ये जिहड़े दो पार्टिकल्स है फर्स्ट एंड सैकेंड, ये एक दूसरे ते भी फोर्सेस लगा रहे हैं, वो फोर्सेस काउंट होणगियां इंटरनल फोर्सेस, और सिस्टम के पहले पार्टिकल ते भी बाहरों फोर्स लग रही है, दूसरे ते भी बाहरों फोर्स लग रही है, तो वो गिनिया जाणगियां एक्सटर्नल फोर्स, है ना। हुण देखो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम की आएगी, आ लो इदा मैं लिख देना, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम एफ एक्सटर्नल प्लस एफ इंटरनल, पर तुसी की देख रहे हैं एफ के दे बराबर है, वो क्यों, क्योंकि इंटरनल टोटल इंटरनल जीरो है। और ये गल पहला भी दसी सी कि नेट फोर्स मीन्स एक्सटर्नल फोर्स, याद रखना, एक्सटर्नल फोर्स मीन्स नेट फोर्स। हुण आ देखो, दोबारा देखियो, एक्टिंग ऑन द सिस्टम। हुण कला पार्टिकल वन देखो, फॉर पार्टिकल वन, जिहड़ा पार्टिकल वन है उहदे ते कितनियां फोर्सेस लग रही हैं, F1 प्लस F12
तो ये गल न्यूटन सैकेंड लॉ ने सानू समझाई हुई है, अगर किसी ते फोर्स लगेगी पार्टिकल ते तो ओदी मोमेंटम चेंज करेगी। इत्थे P1 की है फर्स्ट पार्टिकल दी मोमेंटम, फॉर पार्टिकल टू P2 का मतलब सेकेंड पार्टिकल दी मोमेंटम। तो आ नंबर 1 है, आ नंबर 2 है, आ नंबर 3 है, आ 4 है, आ 5 है। हुण अगर तुहानू कोई कहे एडिंग इक्वेशंस 4 एंड 5, तो F1 प्लस F12 प्लस F2 प्लस F21 इज इक्वल टू dP1 ओवर dt प्लस dP2 ओवर dt। तो हम देखो F1 प्लस F2 के बराबर है F दे, ते F12 प्लस F21 की है 0 दे। तो F इज इक्वल टू डी बाई डी टी कॉमन आ गया ना, तो ये सारा आया यूजिंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। अच्छा हुन बेटा अगर F0 हो जाए, F0 मतलब सिस्टम ते नेट फोर्स 0 हो जाए, तो देन एदा मतलब जे आ 0 है तो इट मीन्स आ टर्म की हो गई कांस्टेंट। पर आ टर्म का मीनिंग की है पता की है, सिस्टम कितने पार्टिकल्स का बने हुआ, तो P1 की है सिस्टम के पहले पार्टिकल की मोमेंटम P2, तो P1 प्लस P2 की हो गई टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, वो की हो गई कांस्टेंट। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो उस सिस्टम की टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगी। तो स्टेटमेंट लिखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दी,
ठीक है, तो लिखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दी स्टेटमेंट इट स्टेट्स दैट when net force ब्रैकेट च लिख लो और एक्सटर्नल फोर्स है ना, क्योंकि नेट इंटरनल तो हमेशा जीरो ही होनी, ब्रैकेट बंद कर दो, एक्टिंग ऑन ए सिस्टम is zero then total linear momentum of the system will remain constant. है ना, तो मैथमेटिकली आ बन गया है ना, इफ एफ इज जीरो देन पी इज कांस्टेंट। एफ का मतलब है नेट फोर्स और पी का मतलब है सिस्टम की टोटल मोमेंटम, जिसनों सिस्टम मन्निया जा रहा, तो एफ है उहदे ते लगन वाली नेट फोर्स और पी है उस सिस्टम की टोटल मोमेंटम। और ध्यान ये रखना, देखो समझ ये होनी चाहिए तुहानू कि अगर सिस्टम सिंगल पार्टिकल का वा तो पी का मतलब उस पार्टिकल की मोमेंटम है, पर जे सिस्टम दो पार्टिकल्स तो बनया तो पी कितना निकलना, दोनों की मोमेंटम नू वैक्टर सम लैके, सिंपल सम नहीं लेना। हाँ, हुण नेक्स्ट लिखो, नोट करके लिखना, अंडरलाइन करके लिखियो, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, अंडरलाइन करो, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर थोड़ा सिस्टम केड़ा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड, जिथे शब्द आ गया ना आइसोलेटेड सिस्टम, ब्रैकेट लिखो नेट फोर्स जीरो। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब नेट फोर्स जीरो है, जिथे शब्द आ गया आइसोलेटेड सिस्टम उत्थे किसी नूं पुछण दी नहीं लोड़ भी फोर्स लग रही कि नहीं, नेट फोर्स जीरो। देन फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम देन ना लिखियो टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल मोमेंटम कांस्टेंट हुंदी है, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब उहदे ते नेट फोर्स नहीं लगनी, ठीक है। तो जे सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है ना, तो फिर टोटल मोमेंटम कांस्टेंट कदों होएगी, जदों उहदे ते नेट फोर्स नहीं लगेगी, ये पता लग जाए। तो ये दो टर्म्स जिहड़ियां इन्हां च फर्क समझना वा। नाउ हुण आपां पहला केस लैने आ, एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दे अंडर रिकॉयल ऑफ गन। रिकॉयल ऑफ गन, एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दे अंडर रिकॉयल ऑफ ए गन। है ना,
हुण देखो बेटा, इहदे विच गन प्लस बुलेट मिलके की है, आइसोलेटेड सिस्टम है। इहदा मतलब गन ते बुलेट दोनों दी टोटल मोमेंटम की रहेगी, कांस्टेंट। ठीक, हुण गल नूं समझना शुरू करिए आपां। तो पहली गल कि गन प्लस बुलेट की है, आइसोलेटेड सिस्टम है। इहदा मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही आइसोलेटेड सिस्टम पे। अच्छा, हुण लगेगा कि जो गन है, जो बुलेट है, ये इनिशियली की है। इनिशियली मतलब बिफोर फायरिंग, फायरिंग करन तो पहला अभी रेस्ट दे, अभी रेस्ट दे। तो इहदा मास है कैपिटल एम, इहदा मास है स्मॉल एम। तो बिफोर फायरिंग अगर थानू कोई कहे गन दी मोमेंटम कितनी है, 0, बुलेट दी भी क्योंकि रुकी हुई है। इहदा मतलब गन प्लस बुलेट सिस्टम दी इनिशियल मोमेंटम की है, 0 है ना। अच्छा, हुण की होया, गन बुलेट सिस्टम है और फाइनली मीन्स आफ्टर फायरिंग। हम देखो फायरिंग तो बाद तो गन भी मोशन जाएगी, बुलेट भी मोशन जाएगी, है ना, दोनों मोशन च आ गई हैं। तो आफ्टर फायरिंग मोमेंटम की होएगी, प्लस एम वी। कैपिटल एम वी की है गन दी मोमेंटम आफ्टर फायरिंग ते बुलेट दी, है ना। हुण बेटा, हुण इत्थे जिहड़ी गल नोट करनी है, no external force is involved during firing। एक्चुअली होया की है, देखो वो आपां इत्थे समझ लेने आ कि ड्यूरिंग फायरिंग फायरिंग के दौरान पता की होया, बुलेट ने और गन ने बुलेट ते फोर्स लगाई। ठीक है, हुण आपां इस पूरी डिस्कशन च सिस्टम किहनूं मान के चल रहे हैं, गन और बुलेट दोनों नूं मिला के। इस करके फायरिंग के दौरान जो गन ने बुलेट ने गन ते फोर्स लगाई है, वो केड़ी फोर्स काउंट होएगी, एक्सटर्नल के इंटरनल, इंटरनल काउंट होएगी पूरे सिस्टम ले। और ये दोनों फोर्सेस की होंगियां इक्वल बट
ऑपोजिट होंगियां। ठीक है, तो आ फोर्स कहते लग रही है गन ते, लगा कौन रहा बुलेट। आ कहते लग रही है बुलेट ते, लगा कौन रहा गन। एक इंटरनल काउंट होंगिया ना पूरे सिस्टम ले। तो इस करके एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग फायरिंग, देयरफॉर as per law of conservation of linear momentum, पी आई और पी एफ की रहेगा कांस्टेंट। मतलब मोमेंटम शुरू तो लेके एंड तक सेम रहनी है। मतलब शुरू च अगर पी आई है और फाइनली पी एफ है तो सेम रहनी है। हुण पी आई तो जीरो है, बट पी एफ की वैल्यू असी नोट की एम वी प्लस। तो यदा मतलब तो एक आधी एक्सप्रेशन आ गई पुत्र एक आधी एक्सप्रेशन है। हाँ, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन। और नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन च बुलेट फायर होएगी उस तो ऑपोजिट रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन होएगी, है ना। इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, देखो हम थोड़ा ध्यान लियो। तो रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गन है। मतलब जिन्नी ज्यादा गन का मास होएगा रिकॉयल वेलोसिटी उन्नी लैस होएगी। इसे करके जिहड़ियां हैवी गन्स है उन्होंने प्रैफर किया जाता
क्योंकि फायरिंग के दौरान उन्होंने रिकॉयल वेलोसिटी लैस होंदी है, तो चलाने वाले को प्रॉब्लम नहीं आती है ना। क्योंकि अगर गन जिन्नी हल्की होएगी, लाइटर होएगी, तो जो तुसी फायर करोगे तो रिकॉयल वेलोसिटी ज़्यादा होने करके जर्क पाएगा ना बैकवर्ड डायरेक्शन, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जो फायर कर रहा। और इसे करके जोड़े सोल्जर्स है जो गन यूज़ भी करते हैं, तो गन की जो पिछली साइड है वो शोल्डर नाल एन फिक्स कर लेंगे है, ताकि थोड़ी बॉडी भी की बन जाए पार्ट ऑफ गन, है ना। तो मास, नेट मास इंक्रीज कर जाए तो वी घट जाए, रिड्यूस हो जाए। नहीं, एक्सटर्नल नहीं आएगी ना, असी तो क्लिक कर रहे हैं ना, क्लिक करना कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना। तो रिकॉयल ऑफ गन है ना। हुण इहदे च गल दा ख्याल रखना, देखो कि अगर आ की है एमवी है मोमेंटम ऑफ गन, पर केड़ी फाइनल, और आ की है मोमेंटम ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग है फाइनल, फाइनल है ना। अच्छा हुण गौर करो, आ की है फाइनल और आहा, तो दोनों मैग्नीट्यूड च इक्वल है। तो इसका मतलब फायरिंग तो बाद गन ते बुलेट दी मोमेंटम दी रेशो की आएगी, मैग्नीट्यूड च 1 होएगी, है ना। याद रखना, एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है। ठीक होगी गल। ते जे आपां वैक्टर्स दी रेशो ले रहे हैं फिर -1 नाल आएगी। -1 का मतलब समझ गए कि मैग्नीट्यूड बराबर है पर डायरेक्शंस ऑपोजिट है। अच्छा दूसरा पॉइंट देखो पुत, आ देखो नोट करके लिखना गल्ला। जदों तुसी देखो सिर्फ गन ते कंसंट्रेट करना, तो गन दी इनिशियल मोमेंटम 0 है और गन दी फाइनल मोमेंटम आया नॉन जीरो। इसका मतलब गन दी मोमेंटम की हुई चेंज। क्यों? क्योंकि गन दे ऊपर ना, हाँ आ फोर्स लगी, तो ये फोर्स जो कला गन है वो एक्सटर्नल काउंट होएगी। तो गन ते एक्सटर्नल फोर्स बुलेट ने लगाई है जिहदे करके उसकी मोमेंटम चेंज हुई। और इदा ही जो बुलेट है उसकी इनिशियल मोमेंटम 0 है और बुलेट दी फाइनल मोमेंटम mv है। तो बुलेट दी मोमेंटम चेंज हुई है पुत। क्यों हुई है? क्योंकि फायरिंग के दौरान बुलेट के ऊपर गन ने फोर्स लगाई है, और बुलेट ते जो गन ने फोर्स लगाई है वो एक्सटर्नल फॉर गन बुलेट है, बुलेट लिए वो एक्सटर्नल फोर्स काउंट होएगी, तो मोमेंटम चेंज हुई। पर जदों असी कंबाइन करके देखते हैं दोनों तो की हो रहा, सिस्टम बन गया ना दोनों मिला के। तो जदों असी दोनों मिला के सिस्टम की गल करते हैं तो नेट फोर्स की हो गई 0, तो दोनों की टोटल मोमेंटम की रहेगी कंजर्व। पर इंडिविजुअली दोनों की मोमेंटम की हो रही है चेंज। समझ आई है गल? तो ये हो रही है। अच्छा तो एक आ इंफॉर्मेशन आ गई थोड़ी नोट च, एक आ जानी है ना। तीसरा पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन।
है ना। तो फाइनली क्योंकि इनिशियली ਤਾਂ काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ थोड़ी देर ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਪੁੱਤ, देखो ध्यान ਦਿਓ, क्योंकि लोअर क्लासेस ਚ ਅਸੀਂ काइनेटिक एनर्जी ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। हाफ mv²। तो अगर आप इतना भी लिख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी तो एक काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम दे मैग्नीट्यूड नाल रिलेशन आ गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काम आएगा कई जगह पे। अच्छा हुण देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग की हो गया, की लिख सकते हैं पीजी एफ स्क्वायर बाय 2 ते मास ऑफ गन, है ना। ते के बी बुलेट लई पर पीजी एफ ते पीवी एफ दोनों बराबर ही है। तो यदा मतलब जो असी के बी एफ ते के जी एफ की रेशो लवांगे तो आ तो रेशो च कट्टे जाने, 2 भी कट हो जाना, इट मीनस आ बचेगा। गल समझो, हुण ये गन का मास है जो कि बुलेट नालों ज्यादा वा, है ना, इक्वल थोड़ी है मासेस। ਇਹਦਾ मतलब फायरिंग तो बाद गन और बुलेट दोनों की मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट फायरिंग तो बाद बुलेट की काइनेटिक एनर्जी गन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं है, ज्यादा वा। तो ये रिजल्ट भी याद रखना। तो नोट करके यार पॉइंट्स भी नोट करो। एक पहला पॉइंट, आ दूसरी इंफॉर्मेशन और आ तीसरी, और आ इस तो पहला लिखनी है ना। तो आ इंफॉर्मेशन तो दस रही है कि बुलेट प्लस गन नू मिला के बने सिस्टम की मोमेंटम ने कंजर्व रहना, कांस्टेंट रहना, बट इंडिविजुअली गन की मोमेंटम भी चेंज होएगी फायरिंग के दौरान, ते बुलेट की भी, है ना। आप बॉक्स वाला भी करो, थर्ड तो पहला साइड ते कर लियो ना, थर्ड दे।
ठीक है। अच्छा हुण ध्यान दिओ, समझो गल नूं। नैक्सट केस असी लवांगे सैकेंड केस। अच्छा नैक्सट केस लैन तो पहला एक होर इन्फॉर्मेशन देखो पुत, चौथा पॉइंट बना लियो नोट करके, क्योंकि मैं हुण रब करती है। बिफोर फायरिंग जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन है वो जीरो सी, रुकी सी। बिफोर फायरिंग बुलेट की काइनेटिक एनर्जी भी है ना, और टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर फायरिंग भी जीरो। ठीक है, पर आफ्टर फायरिंग आही है। तो की नोट किया कि फायरिंग के दौरान काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है ना। कि चेंज हुई, आइसोलेटेड सिस्टम दी। तो आइसोलेटेड सिस्टम दे ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगती है नहीं, इंटरनल लग सकती हैं, है ना। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ना, नो एक्सटर्नल फोर्स। तो इंटरनल फोर्सेस दे कारण इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम है कि अलग है? अलग है। इसका मतलब इंटरनल फोर्सेस जो है वो मोमेंटम नू चेंज कर दियां कि नहीं, कित्थे कर दियां? गन प्लस बुलेट सिस्टम दी इनिशियल मोमेंटम ते फाइनल मोमेंटम की सी? सेम के अलग? मैं बुलेट की नहीं कह रहा ना गन दी, मैं दोनों की मिला के। बुलेट प्लस गन दी पी आई ते पी एफ बराबर सी कि नहीं? बुलेट प्लस गन दी आर्टिकल की पढ़ के तो पी एफ हाँ तो लास्ट ते इक्वेट किते सी ये, ओदा की मतलब सेम है ना। तो की मीनिंग है कि आइसोलेटेड सिस्टम दी मोमेंटम ने की रहना कांस्टेंट, ते काइनेटिक एनर्जी ने चेंज हो जाना। तो नोट करके लिख लो कि आप पॉइंट्स नोट करके लिख लियो। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम
ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड लिखो, अच्छा ये नीचे लिख लो, दो लाइना लिख लियो क्योंकि इंपॉर्टेंट केस है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट बट काइनेटिक एनर्जी में चेंज। ठीक है, इट मीन्स इधर नाल ही लिख, इट मीन्स इंटरनल फोर्सेस can't change momentum of the system. Internal forces can't change momentum of the system, but may change kinetic energy of the system. ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो, एक्सप्लोजन ऑफ ए बॉम्ब। एक्सप्लोजन ऑफ ए बॉम्ब, तो एक्सप्लोजन ऑफ ए बॉम्ब इस टॉपिक कितना टाइम हो गया? देखो ਆਪਾਂ दो पार्ट्स बना लेने हैं। भाई टू fragments are formed after the explosion. नहीं नहीं डिफरेंस नहीं, अलग अलग लिखने हैं, तू मैं ये सामने लिख देने ना। 3 fragments are formed after the explosion. हुन देखो बेटा आ की है, बॉम्ब एट रेस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, और उस तो बाद की होया दो टुकड़े हो गए। सुनो हुण एक गल, तो आप मान के चलते हैं कि दो टुकड़े होए, अगर एक दा मास स्मॉल एम है तो दूसरे का की होएगा, है ना, क्योंकि टोटल मास तो उही रहना दोनों का। तो यदि वेलोसिटी है अगर v और यदि है स्मॉल v, ता ये आफ्टर एक्सप्लोजन है ना। तो इनिशियल मोमेंटम 0 ते फाइनल मोमेंटम सॉरी आया हुन एज नो एक्सटर्नल फोर्सेस involved during explosion, ਇਹਦਾ मतलब PI और PF सेम होंगे, तो 0 इज इक्वल टू ठीक है पुत्र। आप पता की है
ਇਹ फस्ट फ्रैगमेंट दी मोमेंटम है और आह सैकेंड दी। ਇਹਦਾ मतलब आफ्टर एक्सप्लोजन अगर बॉम्ब के दो टुकड़े होंगे है, सुन लो गल, तो दोनों टुकड़ियां दी मोमेंटम इक्वल एंड ऑपोजिट का मतलब ये दोनों टुकड़े जदों भी बॉम्ब की एक्सप्लोजन होएगी तो आफ्टर एक्सप्लोजन अगर वो दो फ्रैगमेंट्स बने हैं तो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन च मूव करेंगे जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन। समझ गए? तो आप डायग्राम च शो नहीं ना किते, आपां नूं की पता सी, असीं तां सीख रहे हैं तो असीं जनरल शो करता, बट सानू हुण लास्ट ते आके पता लग गया कि जदों भी बॉम्ब दे दो फ्रैगमेंट्स बननगे आफ्टर द एक्सप्लोजन तो वो हमेशा एक दूजे दे ऑपोजिट मूव करेंगे। जे एक लैफ्ट नू है तो दूजा राइट नू जाएगा, जे एक ऊपर नू है तो दूजा नीचे नू जाएगा, जे एक फॉरवर्ड है तो दूसरा बैकवर्ड जाएगा एंड सो ऑन। समझ आई ये गल? और इत्थों ये भी सीख लो कि एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब दे दौरान भी मोमेंटम कंजर्व रहिंदी है। अच्छा, तो जे मान लो ये तीन टुकड़े हो गए, P1 P2 जनरल कहे आप, ये ना समझो इको पासे है, इदा कर लो। P3 है ना जनरल है, ता PI दी वैल्यू 0 है बट PF दी वैल्यू P1 प्लस P2 प्लस P3 होएगी। बट क्योंकि फिर वही लॉजिक, एज नो एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व इन एक्सप्लोजन, इस करके PI और PF बराबर है। इट मीन्स P1 प्लस P2 प्लस P3 का सम 0 है ना। और बाकी असी ये बिहाफ ते जो एक्चुअल सिचुएशन है वो तो रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। पर एक गल बड़ी क्लीयर है कि चाहे फायरिंग होए तो चाहे एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब होए, टोटल मोमेंटम की रहिंदी है, कंजर्व रहिंदी है, बट काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व रहिंदी है ना, वो चेंज हो जाती है। ये ध्यान रखना है ना गल्लां दा। क्लियर?